चलिए नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त। आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, हम विश्व इतिहास की परिचर्चा कर रहे हैं और विश्व इतिहास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण छोटे से संक्षिप्त से अध्याय की चर्चा करते हैं। यह अध्याय आप सभी प्यारे साथियों के लिए बेहद उपयोगी है। बहुत संक्षिप्त सा है, बहुत छोटा सा है, जिसे हम कहते हैं वाणिज्यवाद। ठीक है, क्या कहते हैं? वाणिज्यवाद, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं मर्केंटिलिज्म। क्या होता है वाणिज्यवाद? थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। कोई बहुत लंबा चौड़ा मामला नहीं है। ठीक है, एक वाणिज्यवाद की छोटी सी अवधारणा है। ठीक है, और वाणिज्यवाद होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें वाणिज्य यानी कि व्यापार शब्द जुड़ जाता है ना। मर्केंटिलिज्म। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? मर्केंटिलिज्म कहा जाता है। आखिरकार यह वाणिज्यवाद जो है यह क्या होता है और हमें इस वाणिज्यवाद के अंतर्गत क्या चीजें पढ़नी होती है, थोड़ा सा इस बात को हम गौर करेंगे। ठीक है, देखिए, जब भी हम वाणिज्यवाद की परिचर्चा करते हैं तो सबसे पहले तो यह देखिएगा कि यह क्या है, या हम ऐसा कह सकते हैं इसकी अवधारणा क्या है। बहुत सिंपल सी भाषा में समझिएगा, अवधारणा क्या है, ठीक है, या इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, कि आखिरकार वाणिज्यवाद है क्या, और अगर हम वाणिज्यवाद के संदर्भ में बात करना चाहते हैं तो यह क्या होता है। वाणिज्यवाद का पहला प्रयोग जो है वह किसने किया? फर्स्ट यूज वाणिज्यवाद का। क्लियर हो गई? तो वाणिज्यवाद क्या है, वाणिज्यवाद का पहला प्रयोग किसने किया, वाणिज्यवाद की कुछ स्पेसिफिकेशंस यानी कि विशेषताएं पढ़िएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं आप लोगों के बीच में रखूं कि वाणिज्यवाद जब हुआ तो इसका परिणाम क्या रहा, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ मर्केंटिलिज्म। ठीक है, तो और कुछ शब्दावली आएगी, उन शब्दावलियों के बारे में भी हम परिचर्चा करेंगे कि आखिरकार वाणिज्यवाद होता क्या है। बहुत अच्छे से समझिएगा। आप अगर मैं कहूं कि वाणिज्यवाद क्या है, ठीक है, बहुत अच्छे से जानिएगा। वाणिज्यवाद, देखो, वाणिज्यवाद जो है यह सीधी सी बात है, यह व्यापार से जुड़ा हुआ है, और व्यापार जो है वह धन से जुड़ा हुआ है। और जब वाणिज्यवाद की शुरुआत हुई उस समय विश्व में अंधकार का युग हुआ करता था। लेकिन समय के साथ इतिहास में एक घटना घटित होती है जिसे हम कहते हैं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण आने की वजह से व्यापार को बढ़ावा मिला। जब व्यापार को बढ़ावा मिला तो परिणाम स्वरूप जो है वह भौगोलिक खोजें प्रारंभ हुई। और जब भौगोलिक खोजें प्रारंभ हुई तो हमें इस बात का पता है कि भौगोलिक खोजों ने कहीं ना कहीं धन को बढ़ावा दिया। यह भौगोलिक खोजें क्यों की जाती थी? धन प्राप्ति हेतु की जाती थी। ठीक है, क्षेत्र प्राप्ति हेतु की जाती थी, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था। अब इन सब का अंततः उद्देश्य क्या है? अंततः उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्या ये बात क्लियर हो गई? लाभ कमाना। और हम जानते हैं कि जब भौगोलिक खोजें की गई थी तो इसमें दो देशों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, स्पेन और पुर्तगाल। अरे बोलो, क्या मैं ठीक कर रहा हूं? दो देश जो थे वह इसमें बड़ी अग्रणी भूमिका में थे। एक का नाम आता है, याद रखिएगा, स्पेन और पुर्तगाल। भौगोलिक खोज जो करने वाले थे इनकी रुचि 3G में थी। 3G का मतलब होता है गॉड, ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ते थे, गोल्ड प्राप्त करते थे, और जब सोना मिल जाता था तो इनकी ख्याति पहुंच जाया करती थी, यानी कि ग्लोरी हो जाया करती थी, इनकी प्रतिष्ठा स्थापित हो जाया करती थी। क्लियर हो गई? ये सिंपल सा अर्थ है वाणिज्यवाद का कि वाणिज्यवाद आखिरकार है क्या। हाँ, क्या है वाणिज्यवाद? तो हम कहते हैं वाणिज्यवाद जो है मूल रूप से गॉड, गोल्ड और ग्लोरी, 3G के लिए किया गया एक अभियान था। ठीक है, तो आइए वाणिज्यवाद के बारे में कुछ बातें जो हैं वह आप सभी प्यारे साथियों के साथ करते हैं। सबसे पहले वाणिज्यवाद। ठीक है, वाणिज्यवाद को क्या कहा जाता है? इट्स कॉल्ड मर्केंटिलिज्म।
मर्केंटिलिज्म। समझिएगा वाणिज्यवाद क्या है। सबसे पहले इसमें एक बात जानिए कि इसका जो प्रारंभ है वह स्पेन से हुआ था। ठीक है, सबसे पहली एक बात याद रखिएगा, वाणिज्यवाद का जो स्टार्टिंग फेज है वह हमें क्या देखने को मिलता है कि प्रारंभ जो है वह स्पेन से हुआ। क्लियर हो गई? प्रारंभ कहां से हुआ था जी? स्पेन से हुआ था। तो यह नीति मूल रूप से भौगोलिक खोजों से प्रारंभ हुई थी और खोजकर्ता की रुचि 3G में थी। ठीक है, गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। इन खोजकर्ताओं के साथ धर्म प्रचार भी गए थे जिनका उद्देश्य धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, वाणिज्यवाद क्या है? तो कहा जाता है जब हम क्या है शब्द की बात करते हैं तो यह नीति मूल रूप से भौगोलिक खोजों से प्रारंभ हुई। लिखिए, यह नीति भौगोलिक खोजों से प्रारंभ हुई। भौगोलिक खोज करने वाले, आप डायरेक्ट लिखिए, खोजकर्ता की रुचि खोजकर्ता की रुचि 3G में थी। खोजकर्ता की रुचि किसमें थी? 3G। सर वह ईश्वर का नाम लेकर के निकलते थे, यानी कि गॉड। गोल्ड को खोजते थे यानी कि सोना, और जब सोने को खोज लेते थे तो इनसे उनकी ग्लोरी में वृद्धि हो जाया करती थी, और ये ग्लोरी का मतलब होता है प्रतिष्ठा। क्या ये बात क्लियर हो गई? डेट इज गॉड, गोल्ड और याद रखना ग्लोरी। खोजकर्ता एल डोरेडो की तलाश में थे। एल डोरेडो होता है सोना या कुबेर का खजाना। मेरे दोस्त, आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था KGF, KGF 1, 2, 3, आपने देखी होगी। सर वह मूल रूप से कोलार माइंस के ऊपर बनी हुई है और कोलार माइंस में सोना पाया जाता था। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? तो वहां पर कई बार शब्द आया है कि कोलार माइंस जो है वह एल डोरेडो है। क्या है? एल डोरेडो है। तो खोजकर्ता जो है वह एल डोरेडो के लिए निकले थे। और एल डोरेडो क्या होता है? सोना या कुबेर का खजाना। क्योंकि जो स्पेन के और जो पुर्तगाल के राजा थे, इनका एक ही उद्देश्य था किसी भी खोजकर्ता को भेजने के पीछे कि आप जाइए और जाकर के यह पता लगा करके आइए कि कितना सोना है, कहां पर है और वह किस तरह से प्राप्त होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? खोजकर्ता, लिखिए, खोजकर्ता जो था, याद रखिएगा, यह खोजकर्ता एल डोरेडो की तलाश में गए। एल डोरेडो क्या होता है? आप इसे कह सकते हैं सोना, या आप इसे कह सकते हैं कुबेर का खजाना। मतलब एक इतना सारा पैसा यह प्राप्त करना चाहते थे जो न भूतो न भविष्य थी। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिए। अब यहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं और इन खोजकर्ताओं के साथ में बहुत अच्छे से समझिएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर इरेज हो गया है, भौगोलिक। देखो, ये खोजकर्ता जो थे
इन खोजकर्ताओं के साथ, इनके साथ धर्म प्रचारक भी गए थे। अब साहब एक बात बताओ, जब खोजकर्ता भारत की खोज के लिए आया, भारत खोजकर्ता जो है वह बहामा द्वीप की खोज करने के लिए आया, अमेरिका की खोज करने के लिए आया, और उनके साथ धर्म प्रचारक भी गए, तो इन धर्म प्रचारकों का उद्देश्य क्या रहेगा? क्या इन धर्म प्रचारकों का उद्देश्य सब्जी बेचना रहेगा? क्या इन धर्म प्रचारकों का उद्देश्य कबाड़ी बेचना रहेगा? क्या नहीं भाई साहब, धर्म प्रचारक का उद्देश्य था धर्म का प्रचार प्रसार करना। आप याद करो, मैं बताऊंगा आप लोगों को, जब पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने गोवा में अपनी स्थायी बस्ती बसाई, और यहां बसा करके उन्होंने जो है सबसे पहले चर्च बनाया था। इसीलिए पुर्तगाली संस्कृति का सर्वाधिक प्रभाव भारत में गोवा में देखने को मिलता है। जब उन चर्च में हमारी भारत की जनता जाएगी और वहां का अद्भुत स्थापत्य देखेगी, तो देख करके उनके मन में क्या भावना आएगी कि यार ये इतना अद्भुत कैसे बना हुआ है। तो फिर वह धर्म प्रचारक कहेंगे ये हमारे ईश्वर का घर है। क्या तुम्हारे ईश्वर का घर ऐसा है? हमारे भारतीय लोग कहेंगे नहीं है जी। तो परिणाम स्वरूप वह लोग, बेचारे भोले भाले लोग जो है, वह ईसाई धर्म की ओर आकृष्ट होने लगेंगे। परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में ईसाई धर्म का बोलबाला होने लगेगा। धर्म प्रचारक भी साथ गए थे, और इनका उद्देश्य क्या था? तो याद रखना, इनका उद्देश्य हुआ करता था धर्म का प्रचार प्रसार, कि जो धर्म है उस धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, यह इनका उद्देश्य हुआ करता था। वाणिज्यवाद, इसका प्रारंभ स्पेन से हुआ। यह क्या है? तो यह नीति भौगोलिक खोजों से प्रारंभ हुई। खोजकर्ता की जो रुचि थी वह 3G में थी। 3G क्या होता है? गोल्ड, गोल्ड और ग्लोरी। खोजकर्ता जो है वह एल्डोरेडो की तलाश में गए थे। किसकी तलाश में गए थे? एल्डोरेडो। एल्डोराडो क्या होता है? सोना या कुबेर का खजाना। इनके साथ धर्म प्रचारक भी गए थे, जिनका उद्देश्य धर्म का प्रचार प्रसार होता है। क्लियर हो गई? बुलियनवाद एक शब्द आता है, वह होता है सरकार के द्वारा सोना चांदी संचित करने की नीति। क्लियर हो गई? लेकिन उसके पहले हम वाणिज्यवाद की परिभाषा पर देखें तो कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोपियन देशों ने व्यापार पर नियंत्रण करके धन संग्रहण की जो नीति अपनाई थी उसे वाणिज्यवाद कहते हैं। भाई स्पेन और पुर्तगाल आप यूरोप के झंडे में, यूरोप के नक्शे में देखोगे तो आपको पश्चिमी यूरोप में देखने को मिलेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो यह क्या होता है? तो कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोपियन देशों ने व्यापार पर नियंत्रण करके धन संग्रहण की जो नीति अपनाई थी उसे क्या कहा जाता है? वाणिज्यवाद कहा जाता है। लिखिएगा, 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोपियन देशों ने व्यापार पर नियंत्रण कर धन संग्रह की जो नीति अपनाई थी उसे वाणिज्यवाद कहा गया। वाणिज्यवाद कहा गया। अब मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आप प्रश्न देखिए, ठीक है ना? बहुत आराम से। कब शुरू हुआ? 16वीं शताब्दी में। कहां शुरू हुआ? पश्चिमी यूरोपियन देशों में। और आपका एग्जामिनर जो है वह पश्चिमी यूरोपीय देश नहीं देकर के क्या दे देगा? पूर्वी यूरोपीय देश दे देगा। क्लियर हो गई? सर, व्यापार पर नियंत्रण करना एक उद्देश्य था, और दूसरा उद्देश्य धन संग्रह करना था। यही नीति क्या कहलाई? वाणिज्यवाद कहलाई। क्या क्लियर हो गई? कि हाँ या ना का जवाब दो। तो वाणिज्यवाद क्या है? 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोपियन देशों के द्वारा व्यापार पर नियंत्रण करके धन संग्रह की जो नीति अपनाई गई उसे वाणिज्यवाद कहते हैं। एक शब्द आता है बुलियनवाद। सरकार के द्वारा सोना चांदी संचित करने की जो नीति थी उसे बुलियनवाद कहा जाता है। नोट कर लो यहां पर कि बुलियन, बुलियन क्या होता है ना, मैं आपको एक बात बताता हूं। अक्सर आप देखे होंगे
जब आप अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में बिजनेस का जो बिजनेस पत्रिका या बिजनेस भास्कर जो भी है उसको देखा करो। तो उसमें हर 15-20 दिनों में एक खबर प्रकाशित होती है कि बुलियन की कीमतों में बढ़ोतरी। बुलियन क्या होता है? जो सोना चांदी होता है ना, उसे बुलियन कहा जाता है। क्लियर हो गई? तो सरकार के द्वारा सोना चांदी संचित करने की जो नीति अपनाई गई उसे बुलियनवाद कहा गया। सरकार द्वारा सोना चांदी संचित करने की जो नीति अपनाई गई उसे बुलियनवाद कहा गया। क्या ये बात क्लियर हो गई कि बुलियनवाद क्या होता है? तो हम कहेंगे कि सर बुलियनवाद जो है वह सोना चांदी को संचित करने की नीति होती है। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में याद रखेंगे। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा इसमें वह नहीं है, रेखा गणित और गणित और अंक गणित नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई? चलिए, अब देखो हम बात कर रहे हैं वाणिज्यवाद की। ठीक है, वाणिज्यवाद को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। फ्रांस में एक वित्त मंत्री हुए जे बी कॉलबर्ट। उन जे बी कॉलबर्ट के नाम से जो है इसे कॉलबर्टिज्म कहा गया। जर्मनी में केमरलिज्म कहा गया और ब्रिटेन में वाणिज्यवाद कहा गया। ठीक है, देखिए, वाणिज्यवाद। ठीक है, बहुत सिंपल सी भाषा में समझिएगा, वाणिज्यवाद। ब्रिटेन में यह विचारधारा जो है क्या कहलाई? वाणिज्यवाद कहलाई। और फ्रांस में एक वित्त मंत्री हुए, वित्त मंत्री हुए, उनका नाम था जे बी कॉलबर्ट। फ्रांस में एक वित्त मंत्री हुए जे बी कॉलबर्ट। यह जे बी कॉलबर्ट जो है वह इसके समर्थक थे। जे बी कॉलबर्ट जो वाणिज्यवाद के समर्थक थे, इसलिए फ्रांस में वाणिज्यवाद को क्या कहा गया? कोलबर्टिज्म कहा गया। समझ में आ गई? क्या कहा गया? कोलबर्टिज्म कहा गया। हिंदी में इसे कोलबर्टवाद कहते हैं। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? कोलबर्टवाद कहते हैं। मेरी बात समझिएगा। बेसिकली फ्रांस में एक वित्त मंत्री हुए, नाम था जेबी कॉलबर्ट। और जेबी कॉलबर्ट वाणिज्यवाद के बहुत बड़े समर्थक थे, बहुत जबरदस्त। इन्होंने फ्रांस में वाणिज्यवाद को लागू करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इसीलिए फ्रांस में वाणिज्यवाद को क्या कहा गया? जो है वह कॉलबर्टिज्म कहा गया। जर्मनी में भाषा में केमर जो होता है, उस केमर का शब्द होता है स्टेट ट्रेजरी, यानी कि राज्य का कोष। यानी कि वाणिज्यवाद का अंतिम उद्देश्य क्या था? व्यापार पर नियंत्रण करके धन इकट्ठा करना था। और धन कहाँ आएगा? राज्य में आएगा। तो जर्मन भाषा में केमर का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, स्टेट ट्रेजरी होता है, यानी कि राज्य का कोष होता है। इसीलिए जर्मनी में वाणिज्यवाद की जो यह विचारधारा थी, इसे केमरलिज्म कहा गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? समझिएगा, जर्मनी में वाणिज्यवाद को
कैमरलिज्म, कैमरवाद कहा गया। जर्मन भाषा में कैमर शब्द का अर्थ स्टेट ट्रेजरी राज्य कोष होता है। सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ फ्रांस में वाणिज्यवाद को क्या कहा गया, तो याद रखना फ्रांस में कोलबर्टिज्म कहा गया, जबकि जर्मनी में केमरलिज्म कहा गया और ब्रिटेन में यह विचारधारा वाणिज्यवाद कहलाई। ठीक है, लिखिएगा। ब्रिटेन में यह विचारधारा वाणिज्यवाद मर्केंटिलिज्म कहलाई। लिख लो। तीन शब्द हैं, तीनों ही आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए लिख लिया, वापस लिखेंगे वाणिज्यवाद। देखिए, अब वाणिज्यवाद में कुछ बातें जो आप लोगों को जाननी चाहिए कि वाणिज्यवाद शब्द जो है इसका पहला प्रयोग 1776 में एडम स्मिथ, जो स्कॉटलैंड का रहने वाला था, इसने किया था। एडम स्मिथ की सबसे लोकप्रिय किताब वेल्थ ऑफ नेशन होती है, जो हम जानते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन का पूरा नाम कभी पूछ लिया जा सकता है, तो बुक्स होती है इसकी, नाम होता है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ द एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और एडम स्मिथ ने क्या कहा? एडम स्मिथ कहता है कि भैया अगर हमें हमारा आर्थिक विकास करना है तो सब कुछ खुला छोड़ दो। आप एक बात बताओ, 1990 के पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वह क्लोज्ड इकोनॉमी थी, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था थी। भारत के पास कोई ज्यादा विकसित चीजें या बहुत ज्यादा विकास करने का कोई अवसर नहीं था। लेकिन 1990-91 में भारत ने एलपीजी को अपनाया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? क्या एलपीजी बोलते हैं इसे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को अपनाता है यहाँ पर भारत। और भारत जो है वह मुक्त अर्थव्यवस्था यानी कि ओपन इकोनॉमी फॉर ऑल बन जाता है। तो एडम स्मिथ ने जो 1776 में किताब लिखी वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका नाम आता है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, में जो उसने सबसे पहले मुक्त अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया था, वह मुक्त अर्थव्यवस्था का सिद्धांत भारत में 1990-91 में साकार हुआ था। कहता है कि अगर किसी भी देश को आर्थिक विकास करना है तो सब कुछ खुला छोड़ दो। आज एक बात बताइए, हम कहते हैं अमेरिका विश्व की महाशक्ति है। आखिरकार अमेरिका विश्व की महाशक्ति कैसे बना? हाँ, वो भी तो एक गुलाम था ब्रिटेन का। आज ब्रिटेन की तुलना में ब्रिटेन ने सारे विश्व पर राज किया, है ना। अमेरिका पर राज किया, भारत पर राज किया, सब जगह। चीन में एक समय ब्रिटेन की सत्ता थी। क्या ये बात क्लियर? वो चीनी क्रांति में आपको बढ़ाऊंगा तब वहां पर चर्चा करेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर हमें इस बात को समझना चाहिए कि आखिरकार अमेरिका इतना डेवलप कैसे हुआ। तो हम इस बात को समझते हैं और इस बात को जानते हैं कि अमेरिका के डेवलप होने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह था कि अमेरिका ने शुरू से ही ओपन इकोनॉमी यानी कि खुली अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें एफटीए, फ्री ट्रेड पॉलिसी, मुक्त व्यापार की नीति का समर्थन किया, जो एडम स्मिथ ने कही थी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। वाणिज्यवाद का प्रथम प्रयोग 1776
ईस्वी में स्कॉटलैंड निवासी एडम स्मिथ ने किया। ठीक है, पहला प्रयोग किसने किया था? एडम स्मिथ ने किया। एडम स्मिथ ने जो किताब लिखी थी, किताब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंक्वायरी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। लिखिएगा एन इंक्वायरी, बहुत आराम से शब्द लिखिए, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। भैया ये आपकी परीक्षा में आता है। एक सवाल तो एक बार सीधा पूछा गया था केवीएस में। क्या सवाल था? एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित की थी? 1776 में की थी। लिख लो यहां तक, एक सेकंड रुकिएगा, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं। हाँ, 9 मार्च 1776 को यह किताब प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 9 मार्च सन 1776। तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखना। पब्लिश्ड इन 1776 ईस्वी में प्रकाशित। आप सोचिए कितना गजब का व्यक्ति रहा होगा एडम स्मिथ, जिसने आज से लगभग लगभग 250 साल पहले खुली अर्थव्यवस्था की बात कह दी है ना। अब यह क्या मानता था, थोड़ा सा उसका लिखिएगा। इसका मानना था कि अगर आर्थिक विकास करना है तो सब कुछ खुला छोड़ दो। अगर आर्थिक विकास करना है तो आपको सब कुछ खुला करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, ओपन इकोनॉमी। क्लियर हो गई? चलिए, स्वीडन के एली एक्स रर ने 1931 में वाणिज्यवाद नामक किताब लिखी थी। लिखिएगा, कहाँ का रहने वाला था? स्वीडन का। स्वीडन के व्यक्ति का नाम एली एक्स एली एक्सर ने वाणिज्यवाद, किताब का नाम क्या है? वाणिज्यवाद नामक पुस्तक लिखी। कब की घटना है? 1931 की घटना है, 1931 की घटना है। लिख लो। 1 मिनट में आपसे वापस मुलाकात करता हूं, यहां तक लिखिए आप।
लिख लिया। देखो जब ये सब चीजें आती है ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वाणिज्यवाद के संदर्भ में ही, वाणिज्यवाद में मूल रूप से व्यापार और वाणिज्य को प्रधानता दी जाती है। और कोलंबस यहाँ पर एक बात कहता है, कोलंबस कहता है कि जिस राष्ट्र के पास धन है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। क्लियर हो गई? तो देखिए वाणिज्यवाद जो है ना, बार बार हम एक ही शब्द पर बात कर रहे हैं, वाणिज्यवाद है ना, ये दुनिया का एक ऐसा शब्द है जो कि लोभ को बताता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? लोभ, लालच, ग्रीडीनेस को बताता है। ठीक है। आज एक व्यापारी है, आप सिंपल सी भाषा में समझिए। एक व्यापारी क्या चाहता है कि उसकी कमाई जो है वह ज्यादा होनी चाहिए। हालांकि जो भी व्यक्ति व्यवसाय करता है वह हमेशा एक ही सोच रखता है कि उसके सोर्स ऑफ इनकम जो है उसमें इंक्रीज होनी चाहिए, वो बढ़नी चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो वाणिज्यवाद जो है यह व्यापार या वाणिज्य को प्रधानता देता है। ठीक है। क्या करता है यह व्यापार, या हम इसे कह सकते हैं कि जो वाणिज्य होता है इसको प्रधानता देता है। व्यापार और वाणिज्य को क्या करता है? यह प्रधानता देता है। वाणिज्यवाद के संदर्भ में कोलंबस ने क्या कहा, थोड़ा सा वह कथन आप याद रखिएगा। कोलंबस कहता है कि जिस राष्ट्र के पास धन है वह दुनिया में कुछ भी कर सकता है। अब मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। आज हमारे पास जॉब नहीं है, हम यहाँ पर नौकरी लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप याद करो जिस दिन आपके पास जॉब आ जाएगी ना, उस दिन दुनिया की सारी ताकत आपके पास आ जाएगी। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? तो कोलंबस क्या कहता है? ये कोलंबस वही है जिसने अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस कहता है कि जिस राष्ट्र के पास धन है वह दुनिया में कुछ भी कर सकता है। ये प्रश्न डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाता है कि वाणिज्यवाद के संदर्भ में यह बात किसने कही थी। ठीक है। चलो आगे बात पढ़ते हैं हम, वाणिज्यवाद की विशेषताएं। कि आखिरकार हमारे जो वाणिज्यवाद हम इतनी देर से जिसकी चर्चा कर रहे हैं वह होता क्या है। वाणिज्यवाद के संदर्भ में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, थोड़ा सा जानकारी लीजिएगा। कहा जाता है कि व्यापार का जो संतुलन है वह हमेशा मात्र राष्ट्र के पास होना अनिवार्य है। यहाँ पर मात्र राष्ट्र का मतलब क्या है? जैसे ब्रिटेन ने भारत को उपनिवेश बनाया, तो व्यापार का संतुलन हमेशा ब्रिटेन के पक्ष में होना चाहिए, अर्थात अधिक से अधिक निर्यात होना चाहिए। आयात जो है वह केवल और केवल आवश्यक वस्तुओं का ही होना चाहिए। यानी कि ब्रिटेन जो है वह ज्यादा से ज्यादा निर्यात करे और जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको हमारे वापस मंगवाए। तो कहते हैं कि व्यापार का संतुलन हमेशा मात्र राष्ट्र के पक्ष में होना चाहिए। ठीक है। अब ये व्यापार का संतुलन जो है वह मात्र राष्ट्र के पक्ष में कैसे होगा, यह भी तो समझने वाली बात है। तो इसके लिए कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा निर्यात हो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो? निर्यात हो। और केवल आवश्यक वस्तुओं का, और केवल
आवश्यक वस्तुओं का आयात हो। कितनी गजब की बात कही गई है। ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वह आप भेजें, और आयात जो है ना वह केवल आवश्यक वस्तुओं का ही होना चाहिए, जब जाकर के मात्र राष्ट्र के पक्ष में संतुलन हो पाएगा। उपनिवेशों की स्थापना पर बल देता है वाणिज्यवाद। क्यों? क्योंकि जब आप उपनिवेश स्थापित करोगे तब आपको कच्चा माल प्राप्त होगा, तब जाकर के आपको बाजार प्राप्त होगा। अगर कच्चा माल नहीं मिलेगा, बाजार नहीं मिलेगा, तो फिर हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो नंबर 2 लिखिएगा। उपनिवेशों की स्थापना पर बल। तो आखिरकार उपनिवेशों की स्थापना पर बल क्यों? क्योंकि यहां से कच्चा माल प्राप्त होगा। कच्चा माल प्राप्त, और जब हम माल को तैयार कर लेंगे तो यह क्या बनेंगे? बाजार बनेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तभी तो आप देखो ना, ब्रिटेन ने भारत पर शासन किया और अपनी आर्थिक क्षमता को मजबूत किया। क्यों? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति सफल हुई। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के पास कई सारे उपनिवेश थे, और उपनिवेशों की स्थिति इस तरह से थी कि वो अपने यहाँ पर जो है वह सुई का भी निर्माण नहीं करते थे। सोच रहे हैं आप, कल्पना कर रहे हैं यह। पर ऐसा नहीं है कि उपनिवेश शुरू से ही ऐसे थे, नहीं। उपनिवेश शुरू से ऐसे नहीं थे। ब्रिटेन ने अपनी आर्थिक नीतियों की वजह से उपनिवेशों को ऐसा बना दिया था। ठीक है। सोने की आवक सुनिश्चित की जाए। अगला लिखो, सोने की आवक सुनिश्चित करना। जब मैं ये बात पढ़ाता हूं तो मैं अक्सर अपने प्यारे साथियों से कहता हूं कि सोने की आवक सुनिश्चित करने का मतलब क्या है जी? कि जो उपनिवेश है उन उपनिवेशों से धन आता रहना चाहिए। तभी तो दादा भाई नौरोजी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ठीक है। उपनिवेशों में ऐसे नियम बनाना ताकि ज्यादा फायदा जो है वह मात्र राष्ट्र को ही होना चाहिए। उपनिवेशों में ऐसे नियम बनाना, उपनिवेशों में ऐसे नियम बनाना कि फायदा मात्र राष्ट्र को ही हो। यानी कि ऐसे ऐसे कानून बनाओ आप कि जो फायदा है ना वह केवल और केवल मात्र राष्ट्र को ही होना चाहिए, किसी और को नहीं। उच्च सीमा शुल्क की दर रखी जाए। उच्च सीमा शुल्क दर हो। समझ में आ गई क्या बात? सीमा शुल्क की जो दर है वह ऊंची होना चाहिए। संयुक्त स्कंद कंपनियों का निर्माण हो, यानी कि ज्वाइंट स्टॉक एक्सचेंज, संयुक्त स्कंद, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज बोलते हैं इन्हें। यह क्या होती है? जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर के कोई कंपनियां बनाते हैं तो उन्हें कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? डेट इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। कंपनी, COMPON, कंपनीज का निर्माण। एक बार यह कंफर्म कर लेना, इकोनॉमी का शब्द है तो हमें तो इतना सा पता होता है कि इसमें मूल रूप से जो है ना दो पार्टनर होते हैं, और वो दो पार्टनर जो है अपने लिए कार्य करते हैं। निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया जाता है, निर्यात बढ़ाने पर बल। निर्यात बढ़ाने, बात वही है। वह आयात घटाने पर
व आयात घटाने पर बल। क्या कहते हैं कि साहब निर्यात तो बढ़ाओ लेकिन आयात जो है वह घटा दो। ठीक है, यह कुछ बातें होती है। अब वाणिज्यवाद की दौड़ क्या हुई थी, जैसे पुनर्जागरण काल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इटली में हुई थी। भूमध्य सागर के किनारे था, व्यापारिक नगर था, धनाढ्य लोग रहा करते थे, इन्होंने कई सारे लोगों को जो है वह संरक्षण दिया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इस के परिणाम क्या हुए कि जो इटली था, जो पुनर्जागरण काल में सबसे आगे था, वह यहाँ पर पिछड़ गए। तो इटली के व्यापारिक केंद्रों का जो है वह पतन हुआ। वाणिज्यवाद के परिणाम, हेडिंग डालिए। वाणिज्यवाद के परिणाम, द रिजल्ट्स ऑफ द मर्केंटिलिज्म। वाणिज्यवाद के परिणाम, पहला लिखो, इटली के व्यापारिक केंद्रों। कहां पर स्थित थे? भूमध्य सागर का पतन। यानी कि इस वाणिज्यवाद की वजह से व्यापार का केंद्र जो है वह मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से हट करके कहाँ हो गया? अटलांटिक महासागर हो गया। तो अटलांटिक महासागर की ओर नए व्यापारिक केंद्रों की स्थापना। देखिए, अटलांटिक महासागर की ओर नए व्यापारिक केंद्रों का निर्माण। कहीं सारे नए नए व्यापारिक केंद्र जो है वह यहाँ पर बनने लगे। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर की ओर। क्लियर हो गई? आंतरिक समुद्री व्यापार का स्थान जो है वह खुले समुद्री व्यापार ने ले लिया। आंतरिक समुद्री व्यापार का तात्पर्य क्या होता है? इंटरनल सी ट्रेड। जहां पर केवल समुद्र पर कुछ देशों का ही राज था, अब उस समुद्र का उपयोग सारे ही देश जो है वह व्यापार करने के लिए लेने लगे। तो नाउ द इंटरनल सी ट्रेड चेंज इनटू द ओपन सी ट्रेड। क्लियर हो गई? तो लिखिए, आंतरिक समुद्री व्यापार का स्थान खुले समुद्री व्यापार ने यानी कि हर जगह जो है वह अपने आप में बदलाव आने लगा। कहीं व्यापारिक कंपनियों की स्थापना हुई। कहीं व्यापारिक कंपनियों की स्थापना। एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ। लिखिए, नया मिडिल क्लास जो वर्ग है वह आया। नए मध्यम वर्ग का उदय। अनजाने में यूरोप जो है वह 18वीं 19वीं शताब्दी के निर्माण में जुट गया। देखो, जब आदमी के पास पैसा आता है ना तो वह अपना सब कुछ बदलने में लग जाता है। यहाँ पर ऐसा हुआ कि यूरोप के पास में पैसा आने लगा और अनजाने में ही यूरोप जो है वह 18वीं और 19वीं शताब्दी के निर्माण में जुट गया। लिखिएगा, अनजाने में ही यूरोप
18वीं 19वीं शताब्दी के निर्माण में जुट गया। 18वीं 19वीं शताब्दी के निर्माण में जुट गए। अनजाने में ही जो यूरोप है वह अब आगे बढ़ गया। लिख लो। तभी तो कहते हैं ना कि यूरोप जो है वह आज 100 साल आगे है। वो इसीलिए आगे है, क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू से ही अपने आप को इस तरह से बनाना शुरू कर दिया कि वह विकास की दौड़ में आगे बढ़ गए। क्या ये बात क्लियर हो गई? आज हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या जानते हैं? कि जो भी व्यक्ति समय से पहले जागृत हो जाता है वह अपना विकास करना प्रारंभ कर देता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये थी कुछ जानकारियां विशेष तौर पर वाणिज्यवाद को लेकर के। एक बार जो पढ़ा है वाणिज्यवाद के संदर्भ में एक बार उसको देख लेते हैं। तो जो हमने आज प्रारंभ किया हमारी परिचर्चा को वाणिज्यवाद के संदर्भ में, वाणिज्यवाद बेसिकली व्यापार और धन से जुड़ा हुआ है। प्रारंभ स्पेन से हुआ। यह एक भौगोलिक खोजों से प्रारंभ हुई। खोजकर्ता की रुचि 3G में थी, गोल्ड, गोल्ड एंड ग्लोरी। खोजकर्ता एल्डोरेडो की तलाश में गए थे, सोना या कुबेर का खजाना। इनके साथ धर्म प्रचारक भी गए जिनका उद्देश्य धर्म का प्रचार करना था। 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोपियन देशों ने व्यापार पर नियंत्रण किया, धन संग्रह की नीति अपनाई, उसे वाणिज्यवाद कहा गया। बुलियनवाद, सरकार के द्वारा सोना चांदी संचित करने की जो नीति अपनाई गई उसे बुलियनवाद कहा गया। वाणिज्यवाद, फ्रांस में एक वित्त मंत्री हुए, नाम था जेबी कोलबर्ट, जो वाणिज्यवाद के समर्थक थे, इसलिए फ्रांस में वाणिज्यवाद को कोलबर्टिज्म कहा गया। जर्मनी में वाणिज्यवाद को केमरलिज्म कहा गया। जर्मन भाषा में केमर का अर्थ स्टेट ट्रेजरी होता है। ब्रिटेन में यह विचारधारा वाणिज्यवाद कहलाई। वाणिज्यवाद का पहला प्रयोग 1776 में स्कॉटलैंड के एडम स्मिथ ने किया। इनकी किताब एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। किताब का नाम, सिंपल सा नाम, वेल्थ ऑफ नेशन। कई बार हमने पढ़ा है यह। मानना था कि अगर आर्थिक विकास करना है तो सब कुछ खुला छोड़ना पड़ेगा। स्वीडन के एली एक्सकर जो है, इन्होंने वाणिज्यवाद नामक पुस्तक लिखी थी। वाणिज्यवाद व्यापार वाणिज्य को प्रधानता देता है। कोलंबस, जिस राष्ट्र के पास धन है वह दुनिया में कुछ भी कर सकता है। वाणिज्यवाद जो है इसकी विशेषताएं देखिए, व्यापार का संतुलन हमेशा मात्र राष्ट्र के पास होना चाहिए। उपनिवेशों की स्थापना पर बल, सोने की आवक सुनिश्चित करना, उपनिवेशों में ऐसे नियम बनाना कि फायदा मात्र राष्ट्र को हो, उच्च सीमा शुल्क की दर हो, संयुक्त स्कंद कंपनियां, निर्यात बढ़ाने और आयात घटाने पर बल। परिणाम, इटली के व्यापारिक केंद्रों का पतन हुआ, अटलांटिक महासागर की ओर नए व्यापारिक केंद्रों का निर्माण हुआ, आंतरिक समुद्री व्यापार का स्थान खुले समुद्री व्यापार ने ले लिया, कहीं व्यापारिक कंपनियों की स्थापना हुई, नई मध्यम वर्ग का उदय हुआ। अनजाने में ही यूरोप 18वीं 19वीं शताब्दी के निर्माण में जुड़ गया। तो ये थी वाणिज्यवाद के संदर्भ में कुछ बातें। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थैंक यू।